अब चंचल मायके में रहते हुए ससुराल वालों में से किसी का भी फोन नहीं उठाती। अरे विवेक बेटा, तुम्हारी चंचल से बात हो गई क्या? मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रही। हाँ देवर जी, मैंने भी उसे कितने सारे मैसेजेस किए हैं, लेकिन उनका भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पता नहीं भाभी, शायद वो कहीं बाहर गई होगी, क्योंकि अभी तक मेरी भी उससे कोई बात नहीं हुई है। लेकिन मेरी जब भी उससे बात होगी तब मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर वो आपको कॉल जरूर करेगी। ठीक है बेटा। फिर ऐसे कई बार कॉल करने के बाद चंचल सिर्फ विवेक का ही कॉल उठाती है। और तभी, आखिर बात क्या है चंचल? मैं और मेरे घर वाले तुम्हें कब से कॉल कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारा फोन उठा ही नहीं रही। कुछ हुआ है क्या वहां पर? सब ठीक तो है ना? अरे सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। वो तो मैं जानबूझकर किसी का भी कॉल नहीं उठा रही थी, और मैंने मैसेजेस का भी कोई जवाब नहीं दिया। ये तुम क्या कह रही हो चंचल? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों मतलब? अरे मेरी मर्जी। वहां रहते हुए 24 घंटे में उन्हीं लोगों के बीच थी। अब पग फेरे के लिए मैं 2 से 3 यहीं पर हूं ना, तो मुझे उन सब से थोड़ा तो ब्रेक मिलना ही चाहिए ना। और यही टाइम है मेरे पास, इसीलिए मैं इसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहती हूँ। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ फोन, क्योंकि मुझे अब टीवी देखना है। और सबको बोल दो कि बार बार कॉल करके मुझे कोई परेशान ना करे। बस 2-3 दिनों के लिए तो आई हूँ यहाँ पर, कहीं देश छोड़कर नहीं गई हूँ मैं। पर चंचल, मेरी बात तो सुनो। विवेक आगे कुछ कहे उससे पहले ही चंचल कॉल कट कर देती है। फिर अगले दिन जास्मिन उससे मिलने आती है। और तभी, क्या? अरे तू पागल पागल हो गई है क्या? तू जानबूझकर बुरी क्यों बन रही है? देख चंचल, अब जो हुआ सो हुआ, उस बात को वहीं पर छोड़ दे और आगे बढ़ अपनी जिंदगी में। नहीं जास्मिन, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि ये शादी वगैरह मेरे बस की बात ही नहीं है, और इसीलिए मैं अपने ससुराल में जितना बुरा बन सकती हूँ उतना बनकर ही रहूंगी। और देखना, 1 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके वापस भी आ जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ओ गॉड चंचल, प्लीज ऐसा कुछ भी मत कर। इस देश में ना जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी शादी ऐसे ससुराल में और ऐसे आदमी से होती है जो हमारी सोच से भी परे होते हैं। लेकिन तू कितनी खुशनसीब है कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन तुझे उसकी कोई कीमत नहीं है। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले ही तू तो उसे खत्म करना चाहती है। हाँ जास्मिन, क्योंकि मेरे लिए तो यही सही है। यूं ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, और उसके बाद चंचल को लेने के लिए विवेक उसके मायके आता है। देखिए दामाद जी, आज बिल्कुल भी ना नुकुर मत कीजिए। ये सारे पकवान मैंने खास आपके लिए ही बनाए हैं, तो ये सब तो आपको खाना ही होगा। ठीक है आंटी, मेरा मतलब माँ जी, अब आपने ये सब इतने प्यार से जो बनाया है, तो मैं भी इसे पेट भर कर खाऊंगा। ये हुई ना बात। वैसे विवेक बेटा, हमारी चंचल भी बिल्कुल सरोज की तरह ही खाना बनाती है, खास तौर पर मीठे पकवान। अब पहली रसोई की रस्म पर इसने आप लोगों को हलवा बनाकर खिलाया होगा, तभी आपको इसके हाथ का टेस्ट पता चल गया होगा। आपको पता है, चंचल के हाथ का बना हलवा तो पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध है। क्या? आई मीन, क्या बात है पापा जी। और आपने सही कहा, उस दिन चंचल ने क्या हलवा बनाया था। हमारे घर पर तो वो हलवा सबको बहुत पसंद आया। फिर घर जाते समय, देखो चंचल, मैं सब समझ गया हूँ कि तुम असल में खाना बहुत अच्छा बनाती हो। फिर तुमने मेरे घर वालों को ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? और तो और वो हलवा, वो भी तुमने कैसे बनाया था? अब एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनाना है। तुम्हारे साथ शादी करके वहां पर एक ही छत के नीचे रह रही हूँ, उसी बात का शुक्र मनाओ तुम। चंचल की ये बातें सुनकर विवेक आगे कुछ भी नहीं कह पाता।
फिर ससुराल पहुंचने पर, तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लग रहा है बहू, वरना 2 दिनों से तो घर में रौनक ही नहीं थी। वैसे चंचल, हमने तुम्हें कितने कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन तुमने तो एक का भी जवाब नहीं दिया। मायके जाकर हमें भूल गई क्या तुम? सच कहूँ तो हाँ, मैं वहां जाकर सबको भूल गई थी। एक्चुअली मैं वहां जाकर इतनी बिजी जो हो गई थी कि मुझे आप सबके बारे में कुछ याद ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, अब तुम आराम कर लो। ट्रैवल करके थक गई होगी ना, इसीलिए आज शाम के जो भी काम होंगे वो सारे काम मैं ही कर लूंगी। वैसे मेरा प्लान भी आराम करने का ही था भाभी, और अगर आप मुझे कहते ना, तब भी मैं आज कोई काम नहीं करती। इस तरह से उल्टा बोलकर चंचल अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन उसके ससुराल वाले बड़े ही समझदार और अच्छे लोग होते हैं, इसलिए कोई भी उसकी इन हरकतों पर इतना ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन, चलो चंचल, आज से मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। आओ, पहले आटा कैसे गूंदना है वो सीखते हैं। अरे नहीं भाभी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। ये सब सीखने के लिए मैं अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ भाभी। ऐसा बोलकर कैसे चलेगा चंचल? अब हम जब तुम्हें इतना समझकर ले रहे हैं, तो तुम्हें भी समझदार बनकर सीखना चाहिए ना। पर भाभी, मैंने सीखने के लिए मना थोड़ी ना किया है, बस अभी के लिए मुझे नहीं सीखना है, दैट्स इट। देखो चंचल, दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा तो यही होता है कि हम खुद का काम खुद ही करना सीख ले। और अब मेरे साथ तुम भी इस घर की बहू हो, इसलिए हमें हर एक जिम्मेदारी बांटकर काम करना होगा। और वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। इसीलिए तुम ये सारे काम आज ही सीख लो। चंचल आगे कुछ भी नहीं कह पाती और भावना उसे खाना बनाना सिखाने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे वाह, क्या सुंदर दिखती है इंदु की छोटी बहू, इसे किसी की भी नजर ना लगे। हाँ, भावना और चंचल दोनों बहुएं एकदम सुंदर है। मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू लाऊंगी। वैसे चंचल बेटा, जरा यहाँ पर तो आओ हमारे पास, तनिक बैठकर 2-4 बातें तो करो। अरे नहीं नहीं, मुंह दिखाई में तो आपने मेरा मुंह देख लिया है, और वो रस्म भी हो गई है। और वैसे भी हमारी इतनी कोई जान पहचान भी नहीं है, इसलिए आपके साथ बैठकर मैं बातें नहीं कर पाऊंगी। जब यहाँ पर मेरी सास आएगी, तब उनके साथ आप बातें कर लेना। अरे, ये तो बड़ी अजीब लड़की है, बात करने की तो तमीज ही नहीं है इसमें। फिर थोड़ी देर बाद में जब वहां पर इंदु आती है, तभी वो दोनों औरतें उसे चंचल के बर्ताव के बारे में बताती हैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे सूरज से तो वो कितनी अच्छी दिख रही थी, लेकिन सीरत से तो एकदम बुरी लग रही थी हमें। हाँ इंदु, अरे भावना और उस चंचल में तो जमीन आसमान का फर्क है। हमें लगा कि नई बहू शर्मीली होगी, लेकिन अभी पता चला कि इसमें तो काफी अकड़ है। पास बैठकर बात करने को बोला तो उसने मना कर दिया, और जाते जाते तो वो इस तरह से बात करके गई है जैसे कि वो कहीं की महारानी लगती हो। उसके बर्ताव के लिए मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ, लेकिन आप दोनों जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी चंचल बहू तो स्वभाव से काफी अच्छी है। भ्रम में मत रहिए इंदु बहन, और अगर आप रह रही हो तो मेरे शब्द लिख कर लीजिए। जल्द ही तुम्हें तुम्हारी नई बहू का असली रूप दिख जाएगा, इसलिए आप तो उससे संभल कर ही रहना। चलो, अब निकलते हैं हम। फिर वो दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। फिर बाद में, अरे क्या हुआ माँ जी, दोनों काकियां ऐसा क्यों कह रही थी? जाने दे बहू, उन्हें चंचल के बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए एक ही मुलाकात में उन्होंने उसे कुछ भी कह दिया। लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारी चंचल थोड़ी नासमझ और बेबाक सी है, लेकिन वो बुरी बिल्कुल नहीं है, और यहाँ रहकर तो वो धीरे धीरे समझदार बन ही जाएगी। हाँ माँ जी, लोगों को उसका स्वभाव चाहे जैसा भी लगे, लेकिन हमें पता है कि उसका दिल एकदम साफ है। उन दोनों की ये सारी बातें
चंचल चुपके से सुन लेती है और वो अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले ऐसे कैसे लोग हैं? लगता है दुनिया की सारी समझदारी और अच्छाई बस इन्हीं लोगों में भरी हुई है। अरे कभी तो गुस्सा करो मुझ पर। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरा यहाँ से निकलना और मुश्किल होता जाएगा। ना बाबा ना, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से 9-2-11 होना ही होगा और उसके लिए मुझे इन सबकी नजरों में और भी ज्यादा बुरा बनना होगा। फिर अगले दिन परिमल विवेक और चंचल को हनीमून की टिकट्स देता है। और तभी, क्या पापा जी, दे देकर भी आपने ये क्या सरप्राइज दिया है? शिमला मनाली का हनीमून पैकेज? मतलब, मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे आपसे अच्छे और बड़े सरप्राइज की उम्मीद थी, जैसे कि पेरिस या स्विट्जरलैंड का हनीमून पैकेज की। अब हमारी इतनी बड़ी बड़ी साड़ी की दुकानें हैं और ऊपर से विवेक जी भी एक बड़े पोस्ट पर मैनेजर हैं, तो हमारे घर पर कितना सारा पैसा है। लेकिन फिर भी आप लोग हमें मामूली लोगों की तरह शिमला मनाली भेज रहे हो। इट्स ओके चंचल। नहीं विवेक, इट्स नॉट ओके। गुड चंचल, गुड। और ओवर कर, इतनी कड़वी बन कि आज तो ये सभी लोग तुझे गुस्सा होकर अच्छा खासा लेक्चर दे दे। देखो विवेक, मैं शिमला मनाली पिछले साल ही गई थी, वो भी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। इसीलिए ये टिकट आप ही रख लो पापा जी, और आप माँ जी को लेकर जाओ साथ में, क्योंकि इतनी बोरिंग जगह पर मैं वापस बिल्कुल नहीं जा सकती। मैं समझ सकती हूँ बहू कि शिमला मनाली काफी मामूली जगह हो चुकी है, लेकिन बेटा, हम चाहते हैं कि तुम दोनों की पहली ट्रिप भारत में ही हो। इस बार चले जाओ ना वहां पर, फिर अगली बार तुम दोनों विदेश चले जाना। हाँ बेटा, अब इतनी टिकट्स कराई है तो घूम कर आओ ना। तुम्हें देखकर हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। पर पापा जी, पर वर कुछ नहीं बेटा, हमारे लिए चले जाओ। फिर उन दोनों के जाने के बाद, ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है चंचल? अरे तुम कितनी अच्छी हो, फिर भी इतनी बुरी बनने का नाटक क्यों कर रही हो तुम? प्लीज ये सब करना बंद करो ना। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें अभी बोल के रख रही हूँ कि हम दोनों यहाँ से तो साथ में जाएंगे, लेकिन शिमला मनाली पहुंचने पर वहां से अलग हो जाएंगे हम। मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं वहां पर अकेली घूमूंगी और तुम भी अकेले ही घूमना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो चंचल? अनजान जगह पर हम दोनों अलग अलग क्यों घूमेंगे? देखो, मैं जानता हूँ कि हम दोनों बस नाम के लिए पति पत्नी हैं, लेकिन हम दोनों अब अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। और उस दोस्ती के नाते ही मेरे साथ रह लो ना। अरे यहाँ पर तो हर टाइम हम साथ में ही रहते हैं ना, तो कम से कम वहां जाकर तो मुझे थोड़ी आजादी दे दो। पता नहीं सबके सब मेरा खून पीने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जैसा कि चंचल ने कहा होता है, वो दोनों अपने हनीमून पर अलग अलग होकर ही घूमते हैं। और जब अचानक से इंदु उसे कॉल करती है, तभी, अच्छा बेटा, मेरी बात कराओ ना चंचल से। वो तो हमारे वीडियो कॉल्स उठाने से रही, मैं सब जानती हूँ। नहीं नहीं बोलकर वो भी खूब मजे कर रही है वहां पर। हाँ माँ, अब क्या करें, यहाँ की वादियों की बात ही कुछ और है। हाँ बेटा, अच्छा चल, अब बात करा मेरी उससे। अरे विवेक बेटा, कुछ तो बोल, क्या हुआ? विवेक कॉल कट कर देता है। सॉरी माँ, मुझे आपका कॉल कट करना पड़ा। अगर घर पर सबको पता चला कि चंचल और मैं यहाँ पर आने के बाद अलग अलग हो चुके हैं, तो खामोखा सब लोग वहां पर परेशान हो जाएंगे, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, और इसीलिए मुझे ये कॉल कट करना पड़ा। क्या हुआ माँ जी, बात नहीं हो पाई क्या? नहीं ना बहू, बात करते करते ही कॉल कट गया। शायद वहां पर नेटवर्क का इशू होगा। जाने दीजिए ना माँ जी, उन दोनों को वहां पर एंजॉय करने दीजिए। अब बार बार फोन करके उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ बहू, शायद तू सही कह रही है।
दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। फिर ऐसे ही एक रोज, बाप रे, तू तो एकदम पागल है चंचल। अरे हर बार तो तू बस अपना ही सोचती है। उस बेचारी विवेक के बारे में एक बार तो सोच लेती। माना कि तू वहां पर अकेली घूमी होगी, लेकिन वो बेचारा वहां पर कहाँ गया होगा जब वो आदमी सामने से ये कह रहा है कि दोस्ती के नाते ही सही मगर रिश्ता निभाते हैं। तो तुझे इसमें क्या प्रॉब्लम है? आज आके तू भी मुझे ही सुनाने लग जाती है। वही वही बात मैं तुझे कितनी बार बोलूं? मुझे इन लोगों में से किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे सुनाऊं नहीं तो क्या करूं? तेरे गुणगान गाऊं? अरे तू बेवजह अपने ससुराल वालों की अच्छाई का फायदा उठा रही है। अपने पास को बुलाकर अपने प्रेजेंट का एक्सेप्ट करना। देख चंचल, तू जिस राह पर चल रही है उस राह पर अंत में तुझे पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। देख लेना तू। जास्मीन यार, तुझे हो क्या गया है? जब से मेरी शादी हुई है तब से तू मेरी सहेली नहीं बल्कि कोई बूढ़ी औरत लगती है। जब देखो तब मुझे प्रवचन देती रहती है। अरे मेरा यहाँ पर और कौन है जिससे मैं अपने दिल का हाल बता सकूं? एक तू ही तो है मेरी सहेली। मानती हूं कि मैं तेरी सहेली हूं और आगे भी रहूंगी, लेकिन हमारा साथ अब पहले जैसा नहीं रहा। अरे शादी के बाद हर रिश्ता बदल जाता है, यहाँ तक कि तेरा और तेरे माता पिता का भी साथ छूट गया है। इसलिए आगे की जिंदगी तुझे अब तेरे पति और ससुराल वालों के साथ ही गुजारनी होगी। और तुझे क्या लगता है कि तू एक महीने तक उनके साथ बुरा बर्ताव करके उस घर से निकलकर वापस अपने मायके चली आएगी? लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे तू जीवन भर अपने मायके में ही रहेगी क्या? नहीं ना। इसीलिए कह रही हूं, अपने ससुराल को स्वीकार कर और जो मिला है उसमें खुश रहे। अरे बस कर जास्मिन, ये तू क्या बकवास कर रही है? देख चंचल, मैं जो भी कह रही हूँ सच और सही कह रही हूँ। और तुझे अगर मेरी बातें कड़वी लग रही हैं तो आगे से तू मुझसे बात ही मत किया कर। ढूंढ ले कोई और सहेली जो तेरी हाँ में हाँ मिलाए। इस बात के लिए सॉरी चंचल, पर मैं उन सहेलियों में से बिल्कुल नहीं हूं जो गलत में भी तेरा साथ दे दो। अरे सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तेरा पति और तेरे ससुराल वालों के लिए लग रहा है। वो बेचारे क्या क्या सहन कर रहे हैं। इतना कहकर जास्मिन कॉल कट कर देती है और उसकी ये बातें सुनकर अब चंचल भी गहरी सोच में पड़ जाती है। क्या वाकई में मैं ये सब गलत कर रही हूँ? वैसे जास्मिन की बात तो सही है। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मैंने 50 गलतियां की हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया। नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मेरा मकसद पहले भी वही था और आगे भी वही रहेगा। आधा महीना तो बीत चुका है और अब बचे हुए आधे महीने में कुछ भी करके मुझे इस घर से निकलना ही होगा। और अब की बार तो मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे इन लोगों के पास मुझ पर गुस्सा होने के सिवाय और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मानवी तो दिन रात काम करके थक जाती है, इसीलिए गुस्सा कर रही होगी। वो खासकर वीरेन पर क्यों गुस्सा करेगी? वो दोनों तो आपस में इतने अच्छे से बातचीत करते हैं। फिर एक दिन जब घर में पूजा होती है तभी वहां पर वीरेन भी आता है। अच्छा हुआ जो तुम आ गए बेटा। अब बैठ जाओ, पूजा कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। जी काकी जी। भगवान जी, आज इस पूजा में कुछ ऐसा हो जाए जिसके चलते ये वीरेन फिर दोबारा इस घर में कभी ना आ पाए। इसे हमेशा हमेशा के लिए भगा दीजिए यहाँ से। रितिका भी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। तभी ओफो, मेरी ये नई वाली लिपस्टिक तो मैंने अलमारी के ऊपर वाले बॉक्स में रख दी है। अब तो मुझे वो स्टूल पे चढ़कर ही निकालनी होगी। फिर रितिका स्टूल पर चढ़ती है कि तभी अचानक से स्टूल टूट जाता है
और वो गिरने ही वाली होती है कि उतने में वहां कमरे के बाहर से गुजर रहा वीरेन अंदर आकर रितिका को गिरने से बचा लेता है। रितिका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ वीरेन, मैं ठीक हूँ। तभी वहां पर सिंधुरा आती है। क्या हुआ रितिका, तू चिल्ला क्यों रही थी? अरे बाप रे, स्टूल टूट गया। इसका मतलब वीरेन ने तुम्हें गिरने से बचा लिया? हाँ पापा, और अगर यहाँ पर वीरेन नहीं आता तो मैं बुरी तरह गिर जाती और मेरा सर भी फूट सकता था। हे भगवान! वीरेन बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हर बार सही समय पर आकर हम सबको बचा ही लेते हो। हाँ बेटा, फिर वही बात। अरे मैंने आप सबसे कहा है ना, मुझे बार बार धन्यवाद मत कहिए। रितिका तो मेरी अच्छी दोस्त है और उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं ना। हाँ वीरेन, वो तो है, लेकिन रितिका, तुम भी थोड़ा ध्यान दिया करो। अगर अलमारी के ऊपर से कुछ निकलना था तो किसी को बुला लेती मदद के लिए, या फिर मुझे ही बोल देती। और अगर तुम्हें स्टूल पर चढ़कर ही निकालना था तो एक बार स्टूल को अच्छे से तो देख लेती। अब क्या करूं वीरेन, मेरा उस पर ध्यान ही नहीं गया। ये स्टूल काफी पुराना हो गया है, शायद इसीलिए टूट गया। लेकिन अगर अगली बार कुछ ऐसा होगा तो मैं खुद बिल्कुल नहीं करूंगी, बल्कि मदद के लिए किसी और को पूछूंगी। वीरेन का रितिका के प्रति चिंता देखकर सिंधुरा और उपेंद्र बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बाद में वो दोनों मानवी और नकुल के साथ बैठकर बात करते हैं। आज मैंने देख लिया कि वीरेन रितिका के लिए कितना चिंतित हो रहा था। उन दोनों में एक बहुत अच्छी दोस्ती का रिश्ता है। बहू, नकुल बेटा, मेरे ख्याल से हमारी रितिका के लिए वीरेन से बेहतर लड़का और कोई नहीं हो सकता। हाँ बेटा, सिंधुरा बिल्कुल सही कह रही है। वीरेन को हम अच्छे से जानते भी हैं और साथ ही वो एक काबिल और दिलदार लड़का है जिसे रिश्तों की समझ है। उसमें सारे अच्छे गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। हाँ माँ पापा, मैं भी आप दोनों की बातों से सहमत हूँ। रितिका और वीरेन की जोड़ी खूब जचेगी। आपने बिल्कुल सही विचार किया है। सिंधुरा और उपेंद्र की ये बातें सुनकर अब मानवी घबरा जाती है। नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? रितिका की शादी इतनी जल्दी मत कराइए। वो तो अभी मास्टर्स के लास्ट ईयर में है और उसके बाद उसे भी अपना करियर सेट करना है, अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कर दिखाना है। नहीं बहू, शादी सही उम्र में ही हो जानी चाहिए और हमने जरा भी देरी की तो अनेक मुश्किलें हो सकती है। माँ बिल्कुल सही कह रही है। और रही बात रितिका के करियर की, तो वीरेन उसके करियर में रुकावट डालेगा ही नहीं। वो तो उल्टा उसे आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और हम रितिका को अच्छे घराने में ही भेज रहे हैं। अभी तक तो आप लोगों ने वीरेन से कुछ बात भी नहीं की है और आप लोगों ने ये सोच भी लिया कि रितिका की शादी आप वीरेन से फिक्स करोगे। उसकी तरफ से भी तो हाँ होनी चाहिए ना। और रही बात रितिका के लिए वीरेन ही चुनने की, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसके लिए सही पसंद है। हम तो उसे बस 1.5 महीने से ही जानते हैं और ऐसे में किसी को जानना समझना बहुत मुश्किल है। अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से तो सभी अच्छे से बात करते हैं और कोई अच्छे से बात करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ही हो। हमें उसका बैकग्राउंड भी नहीं पता है, ना हमने कभी उसके परिवार वालों से बात की है। नहीं की है तो अभी कर लेंगे ना। जब बेटा इतना संस्कारी है तो परिवार वाले भी अच्छे ही होंगे और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। हाँ मानवी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतनी भी चिंता मत करो, हम देख परख के ही रिश्ता पक्का करेंगे। हाँ बहू, कल हम वीरेन के घर जाकर उससे इस बारे में बात करेंगे। हाँ माँ, यही सही रहेगा। अब मानवी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। फिर बाद में, हाँ ना यार, मैं उसे मेरी जिंदगी से दूर जाने के लिए कह रही हूँ और ये मेरे ससुराल वाले हैं कि उसे और पास ला रहे हैं। अगर उसने मेरी ननद के साथ शादी कर ली तो अच्छा नहीं होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब आगे क्या होगा हेतल? देख मानवी, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और इससे पहले की बात और ज्यादा आगे बढ़े। तू जा
और वीरेन से कह दे कि मोहल्ला छोड़कर चला जाए, किसी और जगह जाकर रह ले। क्या? हाँ मानवी। अरे उसे क्या है, वो तो हाँ ही कहेगा। और एक बार रिश्ता पक्का हो गया तब तो कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए तेरे ससुराल वाले उसके पास जाकर रिश्ते की बात करें, उससे पहले ही तू उसके पास जा और उसे अच्छी तरह से समझा करा। ठीक है हेतल, अब तो मैं यही करती हूँ। इस समय वो पार्क में वॉक करने जाता है तो मैं उसे वही जाकर मिलती हूँ। फिर मानवी वीरेन से मिलने पार्क चली जाती है। क्या बात है मानवी, आजकल मुझे बहुत मिलने आ रही हो तुम। कुछ है क्या मन में तुम्हारे जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? देखो वीरेन, मेरे ससुराल वाले तुम्हारे पास आने वाले हैं, रितिका और तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए। क्या? हाँ वीरेन, ये सच है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देने वाली, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम रितिका के साथ शादी करके मेरे परिवार से रिश्ता जोड़ो। लेकिन क्यों मानवी, मेरा अच्छा हो रहा है तो तुम्हें उसमें बुरा क्यों लग रहा है? वैसे भी रितिका एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ मैं जानती हूँ कि रितिका एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे। आज की रात ही तुम ये मोहल्ला छोड़कर चले जाओ। कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन बस चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे ससुराल वालों से बात मत करना। नहीं मानवी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा और तो और रितिका से शादी भी करूंगा। और ये करने से मुझे तुम तो क्या, कोई भी नहीं रोक पाएगा। समझ गई ना तुम? वीरेन, ज्यादा बकवास मत करो। अरे बकवास तो तुम कर रही हो, मैं कोई चाबी वाला खिलौना नहीं हूं जो तुम चाबी भरोगी और मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। अब चली जाओ यहाँ से। लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्यों मुझे और तकलीफ दे रहे हो? अरे क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? तो फिर ये सब करके तुम्हें क्या मिल रहा है? किसी को भी मत बताओ कि हम एक दूसरे के एक्स हैं और खुशी खुशी रहने दो मुझे रितिका के साथ। तुम तो आगे बढ़ चुकी हो तो मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। अपनी ननद की खुशियां क्यों बर्बाद कर रही हो? वो मुझे बहुत चाहती है और ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानने वाले? नहीं, हरगिज नहीं। प्लीज वीरेन, प्लीज ऐसा मत करो। वीरेन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। और अब मानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी भी हाल में ये शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर अगले दिन सिंधुरा, उपेंद्र और नकुल वीरेन के पास जाकर उससे शादी के बारे में बात करते हैं। देखो वीरेन बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए भी ये सब काफी अचानक से हुआ है, लेकिन हमें रितिका की शादी इसी साल करानी है और हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। और तुम्हें देखकर तो हमें यही लग रहा है कि उसके लिए तुम ही सही लड़के हो। तो बेटा, अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को एतराज ना हो तो हम ये रिश्ता पक्का कर सकते हैं। हाँ वीरेन, तुम एक बार अपनी माँ से बात कर लो। मुझे रितिका से शादी करने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है और मुझे आपके साथ रिश्ता जोड़ने में बहुत खुशी होगी। और रही बात मेरी माँ की, तो वो कुछ नहीं कहेगी, उल्टा वो तो मेरी खुशी में उतनी ही खुश होगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपनी माँ को बुलाओ और फिर हम दोनों मिलकर पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त तय करते हैं। ठीक है काकी जी। वीरेन और रितिका की शादी तय हो चुकी है। ये बात सुनकर मानवी टूट जाती है। जिसका डर था वही हुआ। वही रितिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ओ माय गॉड भाभी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन आपको सच बताऊं तो मुझे पहले दिन से ही वीरेन बहुत अच्छा लगता था और मुझे उससे शादी करने की भी इच्छा थी। और देखो ना, माँ और पापा ने मेरी उसी इच्छा को पूरा कर दिया और मेरी शादी होने वाली है। तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे रितिका, लेकिन एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम वीरेन के साथ खुश रह पाओगी? तुम तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हो। बस चंद मुलाकातों में ही किसी को अपना जीवन साथी कैसे बना सकती हो? फिर चंद मुलाकातें कहाँ भाभी,
हम दोनों एक दूसरे को 1 से 1.5 महीने से जानते हैं। आपस में अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है। फिर अब और क्या सोचना? सब ठीक है। और तो और वीरेन ने भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसके मन में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर है, और वो भी दोस्ती से ज्यादा। हाँ रितिका, शायद तुम सही कह रही हो। मानवी रितिका को कुछ नहीं बोल पाती। इस लड़की को तो कुछ बोलकर फायदा ही नहीं है। ये तो वीरेन के प्यार में अंधी हो चुकी है। अब मुझे ही एक आखिरी बार जाकर वीरेन को समझाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। वीरेन की माँ नीता दूसरे शहर से आ जाती है, और जब मानवी उसके घर उसे समझाने जाती है, तभी वहां पर नीता भी मौजूद होती है। तुझे एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती क्या? वीरेन ने मुझे बताया है कि इसने तुझे उस दिन पार्क में ही साफ साफ कह दिया था कि यह रितिका से शादी करके ही रहेगा। पहले ही तेरे कारण मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो गई है, और अब जो वो फिर से उसे बसाने जा रहा है, तो तू उसमें टांग क्यों अड़ा रही है? अरे अगर इसे जिंदगी ही बसानी है तो किसी और लड़की के साथ बसाए ना। मेरी ननद ही क्यों, मैं अपनी ननद के साथ वो सब नहीं होने देना चाहती जो सब मेरे साथ हुआ है। ये आपका बेटा है, इसीलिए आप तो इसकी तरफदारी ही करोगे। लेकिन एक बार सोचकर देखिए, अगर किसी को पता चल गया कि इसका और मेरा पुराना रिश्ता रह चुका है, तो क्या हो जाएगा? मैं अपनी ननद की शादी तुम्हारे जैसे लड़के के साथ नहीं होने देना चाहती। बात खत्म। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। नहीं करूंगा मैं तुम्हारी ननद के साथ शादी, लेकिन ये मैं सिर्फ एक ही शर्त पर करूंगा। शर्त? कैसी शर्त? अगर तुम्हारी ननद से मेरी शादी नहीं होगी तो तुम मेरे पास आ जाओ और मुझसे शादी कर लो। क्या? हाँ मानवी, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया करता था। अरे तुम ही मुझे छोड़कर गई थी, मैंने तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं किया था। अब कहो, करोगी मुझसे शादी? वीरेन के मुंह से ये बातें सुनकर मानवी अब चौंक जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ऑफिस खत्म होने के बाद में राहुल और जतिन वहां पर आते हैं। नैना, ये क्या? ये दोनों तो बेहोश पड़े हैं। सोनिया, उठो सोनिया, हमें इन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ राहुल। फिर राहुल और जतिन नैना और सोनिया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आप दोनों ने अपनी बीवियों को सही समय पर हॉस्पिटल ले आकर बहुत अच्छा किया है, वरना अगर और देर करते तो उनकी जान खतरे में चली जाती। चलो शुक्र है ऊपर वाले का। डॉक्टर, लेकिन उन दोनों को क्या हुआ है? गलत दवाई खाने के कारण वो दोनों बेहोश हो गए। लेकिन आगे से ध्यान रखिए और पेशेंट को सही दवाई ही दीजिए, वरना फिर से ऐसा खतरा हो सकता है। क्या? राहुल, तूने ही दवाई दी थी ना उन दोनों को, फिर तुझसे ये गलती कैसे हो गई? अरे जतिन, मैंने वही दवाई दी थी जो डॉक्टर ने लेने बोली थी, मेरा यकीन करो। अरे नहीं नहीं, मैंने वो दवाई दी ही नहीं, मैंने कोई और दवाई ही दी थी। लेकिन आपने जो दोनों पेशेंट को दवाई दी है वो दवाई अलग है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर की बातें सुनकर राहुल और जतिन दोनों चकित रह जाते हैं। और ये बात जब प्रताप को पता चलती है, तभी वो राहुल और जतिन के पास आता है और वो उन दोनों को खूब सुनाता है। तुम दोनों को मैंने कितना अच्छा समझा था, लेकिन जब से शादी हुई है तुम दोनों तो बस मेरी नजरों से गिरते जा रहे हो। कहा था मैंने तुम दोनों से कि मेरी बेटियों का अच्छे से ध्यान रखना, तो फिर तुम दोनों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? माफ कीजिए पापा जी, इन सब में जतिन की कोई गलती नहीं है। वो दवाई मैंने ही वहां पर रखी थी, फिर पता नहीं वहां पर गलत दवाई किसने रख दी। हाँ पापा जी, और ऐसा भी नहीं है कि वहां 2 दवाइयां थी जो सोनिया और नैना एक ही जगह दूसरी दवाई खा ले।
जरूर किसी ने तो दवाइयों की अदला बदली की है। मैं वो सब नहीं जानता। अगर आज तुम दोनों की लापरवाही की वजह से अगर मेरी बेटियों की जान चली जाती तो? माफ कीजिए पापा जी, लेकिन हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। पक्का पापा जी। देखो, मैं तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। आइंदा से अगर मुझे कुछ सुनने में आया तो मैं सीधा अपनी दोनों बेटियों का तुम दोनों से रिश्ता तुड़वा दूंगा। समझ गए ना तुम? इतना कहकर प्रताप वहां से चला जाता है और यह सारा तमाशा चुपके से देखकर आंचल को बड़ी खुशी होती है। फिर उस दिन के बाद से राहुल और जतिन अपनी बीवियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और वो दोनों कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह, अरे बाप रे, ये क्या? ये गीजर काम क्यों नहीं कर रहा? अब मैं क्या करूं? जल्दी से नहाकर मीटिंग के लिए निकलना है मुझे। पहले ही पापा जी हम दोनों भाइयों से बहुत गुस्सा है और इसमें अगर आज की मीटिंग में देर से पहुंच गए तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, छोटी के कमरे में चला जाता हूँ। वो तो अभी तक नहाकर रेडी भी हो गई होगी। हाँ, यही सही रहेगा। फिर राहुल आंचल के कमरे में नहाने चला जाता है और वहीं पर तैयार भी होता है। तभी उसकी नजर आंचल के बेड के नीचे रखे हुए दवाई की बोतल पर जाती है। अरे, ये तो वही दवाई है जो मैंने नैना और सोनिया भाभी के लिए रखी थी। लेकिन ये दवाई यहाँ पर क्या कर रही है? क्या छोटी ने इस दवाई के बदले गलत दवाई रखी होगी? उतने में वहां पर आंचल आ जाती है। अरे भाई, आप इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या बात है? छोटी, सच सच बता, ये दवाई की बोतल तेरे कमरे में क्या कर रही है? कहीं तूने तो वो सही दवाई की जगह पर गलत दवाई तो नहीं रखी थी ना, जिसके बाद तेरी भाभियां बेहोश हो गई? बता छोटी। वो भाई, आंचल काफी घबरा जाती है। तुम्हारी चुप्पी इस बात को साफ साफ बयां कर रही है कि तुम्ही ने ये काम किया है, ए ना? अरे नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, तो जतिन और मेरी कसम खाओ कि ये काम तुमने नहीं किया है। अरे भाई, इतनी सी बात के लिए आप इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं कह रही हूं ना, मैंने वो दवाई नहीं बदली है। अरे, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो कसम खाने में क्या जाता है तुम्हारा? और कितना नाटक करोगी तुम आंचल? अब बस करो और सच बताओ मुझे। हाँ भाई, आपका शक सही है, मैंने ही किया है ये सब। क्या? लेकिन तुमने ये सब क्यों किया आंचल? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब इतने दिनों से घर में जो भी कलेश हो रहा है वो सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है ना? अरे, तुम अपने भाई और भाभियों को अलग करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि उन दोनों के आने के बाद ही आप दोनों मुझसे दूर होते जा रहे थे भाई। इसीलिए मैंने आपके जन्मदिन पर नैना भाभी को ढेर सारा पेठा खिलाया ताकि वो दिन भर सो जाए और आपके लिए कुछ भी प्लान ना करे। और मैंने सोनिया भाभी और जतिन भाई के बीच में भी गलतफहमियां लाई ताकि वो दोनों भी झगड़े। और हाँ, मैं जानबूझकर गई थी काका जी के घर पे ताकि मैं वहां पर जाकर आप लोगों के झगड़े के बारे में बता सकूं। और भाभीियों की सही दवाई की जगह पर गलत दवाई मैंने ही रखी थी ताकि आप और जतिन भाई काका जी की नजरों में बुरे बन जाओ। अरे लानत है तुम पर, एक ननंद होने के नाते तुमने क्या किया है? अरे, तुम्हारी भाभियां तुमसे एक माँ की तरह प्यार करती है और तुमने क्या किया? छी! माफ कीजिए भाई, पर मैं आप दोनों को अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। अरे लेकिन अगर तुम सही रहोगी तो फिर कोई तुमसे दूर क्यों होगा? तुम्ही ने अपने दिमाग में ये सोच बना ली कि हम दोनों भाई तुमसे दूर हो जाएंगे। असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे, अगर तुम्हारी इन घिनौनी हरकतों की वजह से तुम्हारी भाभीियों की जान जोखिम में चली जाती तो तब क्या होता छोटी? देखो छोटी, अब भी वक्त है, सुधर जा। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ किया
तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आंचल को डांट कर राहुल वहां से चला जाता है और वो ऑफिस में जाकर जतिन को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर जतिन भी काफी हैरान रह जाता है। क्या? ये छोटी ने बहुत गलत किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे तो इस बात का डर था कि कहीं हम दोनों उससे दूर ना चले जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बीवी आने के बाद में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है और जिसके कारण हम ठीक से छोटी पर ध्यान नहीं दे पा रहे और वो बेचारी अकेली सी पड़ गई है। हाँ राहुल, मुझे भी यही लग रहा है। उसे भी अब किसी के साथ की जरूरत है। मैं सोच रहा था कि उसकी शादी करा देते हैं, जिसके बाद वो अकेली भी नहीं रहेगी और किसी के साथ होने के कारण वो खुश भी रह पाएगी और ये सारे बुरे ख्याल उसके दिमाग में कभी नहीं आएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। हम आज से ही उसके लिए लड़के ढूंढना शुरू करते हैं। फिर एक दिन आंचल को सोशल मीडिया पर रॉकी नाम का एक अमीर लड़का मैसेज करता है और उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। अरे आंचल, उस दिन तो तेरे चेहरे पर 12 बजे थे और आज तो तेरा चेहरा एकदम दिवाली की झालर की तरह चमक रहा है। क्या बात है? जरा मुझे भी तो बता। अरे शिल्पा, वो एक रॉकी राठौड़ नाम का लड़का है जो मुझे ऑनलाइन मिला है। काफी अमीर है वो और वो मुझे बहुत पसंद करता है। हाँ तो कुछ नहीं, हम दोनों बस बातचीत कर रहे हैं। वो कल मुझसे मिलने भी वाला है और तुझे पता है क्या, वो एकदम हीरो जैसा दिखता है। ये देख। अरे वाह यार, तुझे तो एकदम सही लड़का मिला है। और एक हम हैं, जहाँ हमें अमीर तो क्या, गरीब लड़के भी नसीब नहीं हो रहे। अरे रे रे रे, कोई बात नहीं, तुझे भी मिल जाएगा, सब्र रख। हाँ वो तो है, लेकिन तू अच्छे से सज धज कर जाना मिलने। फिर देखना, बातचीत पक्का प्यार में बदल कर ही रहेगी। क्या यार शिल्पा, तू भी। फिर आंचल रॉकी से मिलने जाती है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो आंचल। मेरी जिंदगी में कई सारी लड़कियां आकर चली गई, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं मिली। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ आंचल, तुम्हें मैं कैसे लगता हूँ? अच्छा या एकदम नालायक? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो। अगर नालायक होते तो मैं तुमसे मिलने ही नहीं आती। अच्छा जी, फिर तो बढ़िया है। इस तरह से वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। तभी सोनिया वहां से गुजर रही होती है और वो आंचल और रॉकी को साथ में देखकर चकित रह जाती है। फिर घर जाकर वो ये बात नैना को बताती है। क्या? हमारी छोटी, वो भी एक अमीर लड़के के साथ? हाँ नैना, उसके पहनावे से तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन हमारी छोटी उसे अचानक से कैसे मिली? आज से पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। हाँ सोनिया, छोटी के दोस्तों में बस लड़कियां ही है, लड़कों के साथ उसकी बहुत कम बातचीत होती है। तो फिर ये लड़का कौन है? खैर जाने दो, हम दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। होगा कोई दोस्त। हाँ सोनिया, मैं भी अभी तुम्हें यही कहने वाली थी कि हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। फिर नैना और सोनिया इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर एक दिन, छोटी, कल सुबह तैयार रहना, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पापा जी की पहचान का ही लड़का है, अच्छा परिवार है उसका और बिजनेस भी बहुत बड़ा है उनका। और पापा जी की पसंद हमेशा सही होती है। छोटी, तुम उस लड़के के साथ बहुत खुश रहोगी। वाह भाई, आपसे मैं और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। मुझसे पूछे बिना आपने मेरे लिए लड़का भी ढूंढ लिया। अब समझ आया मुझे, आप और जतिन भाई बस मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। क्यों? अब मैं आप दोनों पर बोझ बन गई हूँ ना? अरे नहीं छोटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम फिर से अपने मन में खुद से ही बुरे विचार ला रही हो और गलत फहमियां और बढ़ा रही हो। हम तो उल्टा तुम्हारे अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं और उसके लिए तुम्हें जीवन साथी देकर तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरना चाहते हैं। ये सब झूठ है। जरूर भाभीयों ने ही आप दोनों को पट्टी पढ़ाई होगी। क्या? अरे नहीं छोटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी,
अपनी भाभीयों के साथ तमीज से पेश आओ। वो तुमसे उम्र और रिश्ते में दोनों में बड़ी है। देखो भाई, मैं आपके कहने पर किसी भी लड़के से नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है जो मेरी दोनों अमीर भाभीयों से कई गुना ज्यादा अमीर है। आप दोनों को भाभीयों की अमीरी का बहुत ज्यादा गुरूर है ना। अब देखना, मैं आपसे भी अमीर बनूंगी। ये तुम क्या कह रही हो छोटी? कौन है वो लड़का? किसके साथ करने वाली हो तुम शादी? जब आपने मुझे पराया कर ही दिया है तो मैं आपको क्यों बताऊं कि वो लड़का आखिर कौन है, क्या करता है और कहां पर रहता है। आज आपने साबित कर ही दिया भाई कि आप सच में मुझसे दूर हो चुके हैं, और उन सब की वजह बस ये भाभिया है। बकवास बंद करो छोटी, और हमें बताओ कौन है वो लड़का? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी भाई, और मैं इस घर में और नहीं रुकने वाली। और अगर आपने मेरा पीछा किया तो मैं अपने साथ कुछ गलत कर दूंगी। अकेला छोड़ दीजिए मुझे। अपना ये बचपना छोड़ दो छोटी, हमारी बात सुन लो और हमें बताओ कौन है वो लड़का। लेकिन आंचल अपने भाई की कोई बात नहीं सुनती और घर छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो चारों बहुत परेशान हो जाते हैं। और आंचल वहां से निकलने के बाद सीधे रॉकी से मिलती है। रॉकी, मैं अब अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रॉकी। प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। मुझे मेरे घर पर बिल्कुल नहीं रहना। ठीक है आंचल, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अब तो हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो। फिर रॉकी आंचल को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसके घर पहुंचकर आंचल कुछ ऐसा देखती है जिससे वो काफी हैरान रह जाती है। अरे, ये सब क्या है? आखिर क्या है उस घर में? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।